हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। लास्ट क्लास में हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था या मेंटल रिटार्डेड बच्चों के बारे में पढ़ा था। मेंटल रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड वो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है। उनको भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले था मॉडरेट, माइल्ड, सीवियर और प्रोफाउंड। ये 4 कैटेगरीज में हमने जो मेंटल रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, बौद्धिक अक्षमताएं जिन बच्चों में होती हैं, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने पढ़ा था। ये जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं, इनको आईक्यू के बेस पर क्लासिफाई किया गया था कि जिसकी आईक्यू 70 से कम होगी वो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होंगे। ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर रहने वाली है। जो अधिगम में अक्षमताएँ हैं, अधिगम में अक्षमताएँ, जैसे हमें नाम से समझ में आ रहा है, अधिगम में अक्षमताएं मतलब उनको सीखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, उनको लर्निंग में प्रॉब्लम होती हैं। जिन बच्चों को लर्निंग में प्रॉब्लम होती हैं उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, इन बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो नॉर्मल बच्चों जितना ही होता है। मतलब इनका आईक्यू टेस्ट से हमें नहीं पता चलता है कि इन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है। आईक्यू इनका नॉर्मल बच्चों जैसा ही होता है। इनको स्पेसिफिक किसी ना किसी एक फील्ड में डिसेबिलिटी होती है, किसी ना किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में इनमें कमियां होती हैं। ये जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों में जैसे किसी को भाषा में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में इनकी डिसएबिलिटीज़ होती हैं। उन बच्चों में कौन सी अक्षमताएँ पाई जाती हैं? अधिगम से रिलेटेड अक्षमताएँ पाई जाती हैं। जिन बच्चों में अधिगम से रिलेटेड अक्षमताएँ पाई जाती हैं उनका आईक्यू लेवल है वो नॉर्मल होता है, आईक्यू लेवल कम नहीं होता है। लेकिन इनका जो अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है, इनका अचीवमेंट टेस्ट जब आप लेंगे तो इनका जो स्कोर है वो कम पाया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट मतलब जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक के बाद आप एक टेस्ट लेते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया। जब आप बच्चे का वो अचीवमेंट टेस्ट ले रहे होते हैं तो बच्चा उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। आईक्यू लेवल तो उसका ठीक है, लेकिन अचीवमेंट टेस्ट में वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। जो बच्चे अचीवमेंट टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं। अब ये जो डिसएबिलिटी है ये हम किस तरह से देखते हैं? डिसएबिलिटी का मतलब होता है लेस एबल्ड या फिर लेस एबिलिटी। लेस एबिलिटी किसके कंपेयर में? पीयर्स के कंपेयर में। जो उसके साथ पढ़ने वाले हैं, जो उसके क्लासमेट हैं, उनका साथ जब हम उस बच्चे का कंपैरिजन करते हैं तो वो लेस एबिलिटी होती हैं किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को सीखने में। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डिसएबिलिटी बोलते हैं या फिर लेस एबिलिटी बोलते हैं। लेस एबिलिटी वाले बच्चे हैं वो दूसरे तरीके से सीखते हैं। उनका जो ब्रेन है वो डिफरेंटली वर्क करता है। जो उनका मस्तिष्क है, जो उनका दिमाग है, वो अलग तरह से काम करता है। ये बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। लर्निंग डिसेबिलिटी उन बच्चों में पाई जाएगी जिन बच्चों का आईक्यू लेवल है वो तो नॉर्मल पाया जाएगा, लेकिन अचीवमेंट टेस्ट में वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। वो किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पिछड़ जाते हैं, चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो लैंग्वेज में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो। किसी न किसी एक फील्ड में वो कमतर होते हैं और उनमें लेस एबिलिटी पाई जाती है कंपेरिजन टू हर पीयर्स। उनका जो ब्रेन है वो डिफरेंटली वर्क करता है, अलग तरह से काम करता है। फिर उसके बाद हम कॉज देखते हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण जेनेटिक भी हो सकते हैं, यानी आनुवांशिक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आनुवांशिक हो सकते हैं। आनुवांशिक का मतलब जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, जब बच्चा माँ के वॉम्ब में होता है, तो अगर वहाँ पर कुछ डिसऑर्डर्स हुए तो उसके कारण भी लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे में होती है। जैसे अगर माता ड्रग्स का सेवन कर रही है, अगर माता टॉक्सिन्स ले रही है, अगर वो अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं रह रही है, तो उसके कारण भी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है तो अगर बच्चे के माइंड में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, अगर बच्चे के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाए, उसके कारण भी बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं। तो ये क्या जेनेटिक भी होते हैं, मतलब जीन्स में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसके कारण भी बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। जेनेटिक के अलावा वातावरण से भी बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। वातावरण से भी बच्चों में क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। अगर बच्चे की नीड्स को पूरा नहीं किया जाता है तो उसके कारण भी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, और इसमें आफ्टर बर्थ भी हो सकते हैं। आफ्टर बर्थ कैसे होगी, अगर मान लीजिए बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बच्चे का कोई भी एक इन्फेक्शन हो गया बच्चे को, तो उसके कारण भी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती हैं। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो जेनेटिक और जो हमारा वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड होती हैं। बर्थ से पहले भी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जा सकती हैं, और लर्निंग जन्म के बाद भी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, लर्निंग डिसेबिलिटी होने के चांसेस दोनों टाइम पर होते हैं, जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी। टीचर या पेरेंट्स को कब पता चलता है कि हमारे बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, जब बच्चा स्कूल एज में होता है। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब पेरेंट्स और टीचर्स को ये पता चलता है कि उस बच्चे में क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। स्कूल एज से पहले बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी का पता नहीं लगता है, क्योंकि स्कूल में ही जाकर बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है, और जब उसमें अचीवमेंट टेस्ट में जब वो अपने पीयर्स के हिसाब से उतना अचीव नहीं कर पाता है, तब समझ में आता है कि बच्चे में क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब लर्निंग डिसेबिलिटी की टाइप्स की हम बात करें, बहुत सारे टाइप्स हैं, जो मेन टाइप्स हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया। सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया है, ये हिंदी में भी इस तरह से ही लिखा जाता है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया है, ये बच्चों में किस तरह की प्रॉब्लम पाई जाती है, रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम पाई जाती है। रीडिंग, पढ़ने लिखने में इन बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जो बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, रीडिंग नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे इंग्लिश की रीडिंग नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों में कौन सी प्रॉब्लम पाई जाती है, डिसलेक्सिया पाई जाती है। इन बच्चों में क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया RAT, रैट, तो ये इसको पूरा रैट नहीं पढ़ पाएंगे। या फिर जैसे मैंने लिख दिया BAT, मैंने लिख दिया BAT, तो ये इसे पढ़ेंगे DAT। मतलब इनको जो ये लेटर्स की फॉर्मेशन है इसमें क्लियर नहीं होता है, ये B को D पढ़ते हैं। जो सिमिलर दिखने वाले जितने भी लेटर्स हैं इनमें इनको कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इनमें रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम पाई जाती है। तो जिन बच्चों में डिसलेक्सिया पाया जाएगा, इन बच्चों में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, किसी भी भाषा को समझने में प्रॉब्लम पाई जाएगी, इनको पढ़ने में प्रॉब्लम पाई जाएगी। मेनली जहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, डिसलेक्सिया है वो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया है वो रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आके ये आने लगे हैं कि कोई भी बच्चा है D को B पढ़ रहा है, B को D पढ़ रहा है, तो उसमें क्या कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या है, डिसलेक्सिया है। आपको एग्जाम्पल भी साथ साथ समझने पड़ेंगे। जिन बच्चों को लेटर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिस बच्चों को साउंड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिन बच्चों को वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन बच्चों को लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आती है, वो वर्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाते, उन सभी बच्चों में डिसलेक्सिया पाया जाता है। उन सभी बच्चों में पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम पाई जाती है। दूसरा आता है हमारा एफेजिया। अफेजिया, अफेजिया होता है, ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड ही होता है, भाषा से रिलेटेड ही होता है। अफेजिया को हम डिस्फेजिया भी कहते हैं। अफेजिया समझिए, अफेजिया में क्या होता है, यहाँ पर जब बच्चा अफेजिया से अफेक्टेड होता है तो उसके पास बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं होते हैं। वो जैसे पानी पीने के लिए पानी मांगना चाह रहा है तो वो पानी मांग ही नहीं पाता है, उसमें जो वोकैब है वो बहुत शॉर्ट होती है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल पाता है। नॉर्मल जो वर्ड्स उसे कम्युनिकेशन में चाहिए वो उनको भी नहीं बोल पाता है। जो भी बात उसे आपने बताई ना तो वो उसे रिपीट कर सकता, ना वो उसे याद रख सकता। यहाँ पर जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन है,
उसमें प्रॉब्लम आती है। कम्युनिकेशन कई बार इतनी सीवियर भी होता है कि वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। जब वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो जो वर्ड्स हैं वो उसके माइंड से खो जाते हैं, उसके माइंड में वो वर्ड्स आते ही नहीं हैं। उन बच्चों में क्या पाई जाती है? डिस्फेजिया पाई जाती है या अफेजिया पाई जाती है। अफेजिया के कारण हो सकते हैं जो उनका लेफ्ट ब्रेन है, जो लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट ब्रेन है उसमें या तो ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है या उसमें इन्फेक्शन के कारण कोई प्रॉब्लम आ गई है। उन बच्चों में लैंग्वेज डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। तो जो अफेजिया या डिस्फेजिया जिस बच्चे में होगा उसको लैंग्वेज कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, वो अपनी बात नहीं रख पाता, सिंपल से सिंपल बात रखने में भी उसे प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद थर्ड डिसेबिलिटी आती है जिसको हम बोलते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, जो डिसग्राफिया है ये किससे रिलेटेड होता है? देखो, ग्राफ का मतलब हम क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते हैं, खुद हमें कुछ लिखना पड़ता है, तो ये किससे रिलेटेड होगा? राइटिंग से रिलेटेड होगा। ये लिखने से प्रॉब्लम होगी। किस में होगी? लिखने में प्रॉब्लम होगी। जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है उनको कौन सी डिसेबिलिटी होती है? डिसग्राफिया होगी। डिसग्राफिया में बच्चा ये नहीं देख पाता है कि जैसे उसने लिखना है ही इज़ ए बॉय, इस तरह से लिखना है, लेकिन जब वो लिखेगा तो वो कैसे लिखेगा? ही इज़ ए बॉय। अब आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? ये प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान नहीं रख पाता है कि कौन से वर्ड के बाद हमने स्पेस कितना देना है। एक तो स्पेसिंग का ध्यान नहीं रख पाता है, दूसरा वो क्या करेगा? बी को वो डी लिख देगा, डी को वो बी लिख देगा और कुछ का कुछ बना देगा। उनकी जो हैंड राइटिंग होती है वो बहुत ख़राब होती है, क्योंकि वो अपनी जो वर्ड्स हैं, जो अपनी सेंटेंस है, जो अपने लेटर्स हैं, उनको वो प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाता है। जिस भी बच्चे में लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसे कौन सी डिसेबिलिटी होगी? डिसग्राफिया डिसेबिलिटी होगी। ग्राफ का मतलब लिखने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगी। ये बच्चे बोल लेंगे अच्छे से, इनको बोलने में कोई भी प्रॉब्लम होती है। जैसे हम डिसग्राफिया की बात कर रहे थे कि इनको पढ़ने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, इनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है तो ये इजीली पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप इनको लिखने के लिए कहेंगे तो इनको लिखने में प्रॉब्लम आती है। जिन बच्चों को लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनमें डिसग्राफिया डिसेबिलिटी पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो डिसेबिलिटी है वो मैथ्स से रिलेटेड होती है। जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, जिन बच्चों को मैथ्स से फोबिया होता है, उनमें कौन सी डिसेबिलिटी पाई जाती है? डिसकैलकुलिया डिसेबिलिटी पाई जाती है। जैसे कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया का किस? कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर का हम कहाँ यूज करते हैं? मैथ्स में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जो फोर्थ है वो क्या है? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया है, ये किससे रिलेटेड है? मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इनको मैथ के जो साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न, इनमें प्रॉब्लम आती है। ये स्टेप बाय स्टेप मैथ्स की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते हैं। कई बार जो डिसकैलकुलिया है वो इतना होता है कि वो नॉर्मल जोड़ घटा भी नहीं कर पाते हैं। वो किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, अगर वो 50 रुपये का सामान लेते हैं और अगर उन्हें 100 रुपये का नोट दिया है तो वो ये भी नहीं बता पाते कि 50 रुपये तो मैंने सामान ले लिया है, मैंने 50 रुपये शॉपकीपर से वापस लेने हैं। इनको मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम पाई जाती है। जिन बच्चों को डिसकैलकुलिया होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उनको डिसग्राफिया भी हो, उनको लिखने में प्रॉब्लम हो या उनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो। जिन बच्चों को स्पेसिफिकली मैथ में प्रॉब्लम होती है, गणित में जिनको प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों में डिसकैलकुलिया पाई जाती है। जिन बच्चों में डिसकैलकुलिया होती है वो आपको घड़ी में टाइम देख कर भी नहीं बता पाते, क्लॉक में जो नंबर लगे होते हैं, मतलब उनको नंबर से प्रॉब्लम होती है, नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। जब वो नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो जो फॉर्मूला वगैरह है, जो गणित के फॉर्मूला वगैरह यूज होते हैं, उनका भी यूज नहीं कर पाएगा। जो मैथ्स के पैटर्न होते हैं उनका भी वो सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। तो मैथ्स से रिलेटेड जिन बच्चों में प्रॉब्लम होगी उसे क्या बोलेंगे हम? डिसकैलकुलिया बोलेंगे। डिसकैलकुलिया के बाद आता है डिस्प्रैक्सिया।
देखिए मेनली जो हमारा लर्निंग से रिलेटेड डिसऑर्डर थे ये थी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में जिसको पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, फिर उसके बाद आया डिसग्राफिया जिसको लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, फिर आता है डिसकैलकुलिया जिसको मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, और फिर उसके बाद था अफेजिया जिसको कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अब जो हम डिसेबिलिटीज़ की बात करेंगे वो डिसेबिलिटी एक्चुअल में डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती हैं, जब उनकी विकासात्मक अक्षमताएं होती हैं। विकासात्मक अक्षमताओं में आता है सबसे पहले डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया है, इसमें क्या होता है कि जो उसकी बॉडी की मसल्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, इनका जो मोटर डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। जिन बच्चों का मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है उन बच्चों में कौन सी डिसेबिलिटी पाई जाती है, उनमें डिस्प्रैक्सिया पाई जाती है। जिन बच्चों का मोटर डेवलपमेंट नहीं हुआ वो बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को भी प्रभावित करेगा। मोटर डेवलपमेंट में दोनों तरह के डेवलपमेंट आएंगे, कौन कौन से, फाइन मोटर डेवलपमेंट और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इन बच्चों में जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता, इन दोनों के बीच में वो कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाता। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे भागने से रिलेटेड हो गया, चलने से रिलेटेड हो गया, जंपिंग हो गया, स्विमिंग होगी, ये सब ग्रॉस में आएंगी। और फाइन मोटर स्किल्स में आएंगी, जैसे हैंड राइटिंग हो गया। जिस बच्चे में मोटर डेवलपमेंट रिलेटेड डिस्प्रैक्सिया पाया गया तो उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया, उसकी जो फिंगर्स हैं वो उतनी डेवलप हो ही नहीं पाई, तो वो लिख ही नहीं पाएंगे। अगर लिख नहीं पाएंगे तो उनको कौन सी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जब डिसग्राफिया लर्निंग डिसेबिलिटी में वो आ जाएंगे। तो जिन बच्चों में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पाए जाते हैं वो भी उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का कारण बनते हैं। जिन बच्चों में डिस्प्रैक्सिया होता है वो अपनी आँख और हाथ का कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है। आँख और हाथ का कोऑर्डिनेशन, जैसे आपने एक सुई ली, सुई में अगर धागा डालना है तो वो उसमें धागा नहीं डाल पाएगा। किसके कारण, क्योंकि उसके जो हाथ है और जो उसकी आंखें हैं उसमें वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा है। आपने उसके तरफ बॉल फेंकी तो वो बॉल को भी कैच नहीं कर पाएगा। नॉर्मली एक दो बार किसी से छूट सकती है, लेकिन बार बार जब आप बिल्कुल पास से भी उसे देंगे तो भी वो उसे कैच नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हुआ, उसमें क्या कौन सी प्रॉब्लम है, डिस्प्रैक्सिया पाई जाती है। डिस्प्रैक्सिया है ये मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। जब कोई भी मनुष्य अपने आईज और अपने हैंड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है तो उसमें डिस्प्रैक्सिया डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पाया जाता है। दूसरा है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ये बच्चे हैं, ये अटेंशन नहीं कर पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। ये क्या है, ADD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, या फिर इसे बोलते हैं हम ADHD। ये फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ADD क्या है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर या फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये दोनों एक ही अम्ब्रेला टर्म है। इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। आप बच्चे को कुछ भी करने को देंगे, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, फटाफट उसको कंप्लीट करके आपके पास ले आएगा कि ये देखिए मैंने चेक कर लिया है। ये दूसरे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते हैं। आप अपने व्हाइट बोर्ड पर कुछ पढ़ा रहे हो, वो कुछ ही कर रहा होता है, वो व्हाइट बोर्ड पर अपना ध्यान फोकस नहीं कर पाता है, उसका ध्यान इधर उधर बहुत जल्दी भटक जाता है। तो उन बच्चों में कौन सी प्रॉब्लम पाई जाती है, ADHD पाई जाती है या ADD प्रॉब्लम पाई जाती है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या फिर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता है और वो इधर उधर उछलता रहता है, ना एक जगह वो टिक कर बैठ सकता है, दूसरे बच्चों को भी बहुत डिस्टर्ब करता है और ना ही ये अपने होमवर्क कंप्लीट करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान रखते हैं और अपने काम पर फोकस नहीं करते हैं। उन बच्चों में ADD या फिर ADHD पाया जाता है। ADHD की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है ऑटिज़म। ऑटिज़म है, ये आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑटिज़म वाले जो बच्चे होते हैं ये अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं। मतलब ये क्या है, संलीनता है। क्या है, संलीनता।
यहाँ पर बच्चा है ना तो वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाता है और ना ही वो कम्युनिकेट करना चाहता है, वो अपनी बात भी दूसरों तक नहीं पहुँचा पाता है। ऑटिज़म वाले जो बच्चे हैं लगभग 3 साल की उम्र में हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बच्चे में ऑटिज़म की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। 3 साल में ऑटिज़म डेवलप हुआ, ये 3 साल में डेवलप हो जाता है, 3 साल के बाद ये लाइफ लॉन्ग रहता है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। ऑटिज़म वाले जो बच्चे होते हैं इनको क्या प्रॉब्लम आती है, ये दूसरे की बात ना तो समझ पाते हैं और ना ही दूसरे को अपनी बात समझा पाते हैं। जैसे आपने उसे कुछ बोला तो जैसा आपने बोला वो वैसे ही उसे रिपीट करता है, मतलब रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। जिस बच्चे में ऑटिज़म है, जिस बच्चे में संवलीनता है, वो रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। आप एक बार उसे कुछ भी बोल देंगे तो वो रिपीट बार बार उसे रिपीट करता रहेगा। उसे दूसरे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं होते, दूसरों के साथ वो खेलना पसंद नहीं करता, एकांत में रहना पसंद करता है। अगर 2 बच्चे बात भी कर रहे हैं तो वो अपने कान बंद कर लेगा, उसे दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं होता है। तो ये जब उनको दूसरों से बात करना ही पसंद नहीं है तो वो दूसरों से ना तो कम्युनिकेट कर पाएंगे, ना वो दूसरों से फ्रेंडशिप कर पाएंगे और ना ही वो सोसाइटी में एडजस्ट हो पाते हैं। जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं इनको टेक केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए। वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी तरह बिहेव करते ही नहीं हैं, ना ही वो कोई एक खाना उनको पसंद नहीं है तो वो एक खाना नहीं खाएंगे। अगर उनको एकांत में रहना है तो वो एकांत में ही रहेंगे। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी होते हैं। ये भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये पाए जाते हैं। मेनली जो डिसेबिलिटीज़ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यहीं से पूछे जाते हैं। मुझे नहीं लगता है ये करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन रहा होगा। होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।